नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। प्रगति के लिए से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जायद में मूंग और उड़द की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। फसल में लगातार नियंत्रण। कम पानी और कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग और उड़द की खेती इस समय किसान कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीके आधार पर करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। किसान भाइयों, आज जो है हम सभी लोग जो है गर्मा दलहन के बारे में चर्चा करने आए हुए हैं, जिसमें हम सभी लोग उड़द और मूंग की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस समय लगाने का समय आ गया है, क्योंकि ये 15 जनवरी के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका क्षेत्र में जो है मूंग लगाने की उपयुक्त समय आ जाएगा। मूंग और उड़द के लिए एक ही जैसा खेत होना चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। और इसके लिए आप सभी को अच्छे तरह का बीज का प्रबंध करना जरूरी है, जिसमें मूंग के लिए आपको जैसे सम्राट है, उषा विशाल है, मालवी जयंती है, नरेंद्र मूंग 2 है, ICPH 2-3 है और ये पंत मूंग 14 है। ये सब वेराइटियां आपको कोशिश करना है, जहां से भी बीज मिल जाए उसको लगाने का प्रयास के लिए ये संरक्षित कर लें। और उड़द के लिए बढ़िया वेराइटी है पंत उड़द 31, सुलता है, सुजाता है और ये लगभग पासा। और साथ ही साथ अन्य वेराइटियां जो आती हैं उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि आपको जो नई वेराइटी मिले उसको लगाने की कोशिश करें। और गर्मा मूंग में, गर्मा उड़द में लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है और इसको खरीफ में 20 किलोग्राम प्रति जाता है। बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें, ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों के लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। और करना चाहिए ये राइजोबियम या PSB नहीं लगाए हों तो बीज के ऊपर राइजोबियम और PSB को उपचारित करना चाहिए। तो राइजोबियम के लिए आपको मूंग और उड़द का अलग अलग में भी आपको सभी के लिए PSB एक ही जैसा होता है। PSB लगाने से हमारा जो फास्फोरस 112 किलोग्राम हमने दिया था DAP के रूप में की पूरी उसको प्राप्त करता है, जबकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको राइजोबियम देने से लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हवा के से लेकर के, इसीलिए इसको 1 लीटर पानी में लगभग 200 ग्राम गुड़, 100 से 200 ग्राम गुड़ को ठंडा कर लेते हैं और वह जो है चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद इस राइजोबियम को उसमें लेपित कर देते हैं और फिर PSB लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखेंगे।
पहली सिंचाई बुआई से पहले, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। रिजर मशीन की मदद से मेंढों के करनी चाहिए। हम जब खेत की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें उर्वरक की जो मात्रा होता है तो 25-50-25-20 इसको देने के लिए लगभग 12 किलोग्राम आपका यूरिया लगता है, 110 किलोग्राम डीएपी लगता है, 40 किलोग्राम पोटास लगता है और लगभग 30 किलोग्राम सल्फर, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको बुआई के समय कोशिश करें लिए लाइन से की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर, इसलिए ये चीज ध्यान रखें। और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्री इमरजेंस में एलाक्लोर और दूसरा पेंडिमेथिलिन, ये बुआई के समय, बुआई के दिन प्रयोग किया जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर तो पहली उसकी गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 खुरपी से गुड़ाई करें। और इसमें कुछ कीट लगते हैं जिसे चित्तीदार धब्बे कीट या इल्ली या जो है थ्रिप्स या पिलू, इन सब को रोकने के लिए आपको कि हमें प्रोसेस करके छिड़काव करेंगे तो आपका ये कीड़े रुक जाते हैं। या प्रकाश प्रपंच के रूप में कीड़ों को रोकना चाहिए तो आपके क्षेत्र में आपका ये दलहन अच्छा रहेगा, दलहन की खेती अच्छी हो जाएगी। और इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रख करके हम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इन किस्मों को किसान तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि किस्मों को विकसित करने वाली संस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में अब किसान थोड़ी मात्रा में नई किस्मों के नर्सरी पर RPCAU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बलवंत कुमार से। एक अनुसंधान संस्थान द्वारा विगत 2 साल में बहुत अच्छे काम किए गए हैं। बहुत से अच्छी वैरायटियाँ निकली है। क्योंकि सीड का जो प्रोसेस बहुत कम होता है गन्ना में, एक गन्ना ले जाएंगे तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमने और इस तकनीक ने बहुत अच्छा तकनीक अच्छा होता है और सूट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आमतौर पर जब गन्ने की नई किस्में विकसित होती हैं तो शुरुआती दौर में किस्मों की उपलब्धता सीमित होती है, जबकि सामान्य तौर पर गन्ने की खेती के लिए कुंटलों में बीज की मात्रा लगती है। ऐसे में सभी के नहीं हो पाता बीजों की जुगाड़। इसमें करना क्या है, हम पूरा गन्ना का अगर हम गिनते हैं, एक बार दिखा लीजिए यहाँ, तो जिसमें नोड अगर गिनेंगे तो हर एक गन्ना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से अभी तो पूरा मैच्योर। हम युवा अवस्था में अगर ये गन्ना बढ़िया से जर्मिनेशन करेगा
नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बेस्ट वैरायटी यानी कि जो अच्छी वैरायटी है जो किसानों के खेत में जाना चाहिए वो पहले चुनिए। तो जैसे हमारा राजन गन्ना 1 है या अभी नया राजन गन्ना 2 निकला है या अन्य जहाँ जिस क्षेत्र के लिए जो बेस्ट वैरायटी है किसान इसको लगाएं, नोट पोस्ट वगैरह दे वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होगा। इस नई तकनीक सस्टेनेबल शुगरकेन इनोवेटिव यानी बडचिप तकनीक से पौधे के लिए गहित छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनकी कटाई के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे बडचिप से गन्ने को इसका एक टुकड़ा ट्रे का व्यवस्था करना है। एक प्लास्टिक ट्रे है और सॉइल कंपोजिशन बनाना पड़ेगा जिसमें वर्मी कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ता है जिसमें 80-20 का रहता है, वो कर लेंगे। इसके बाद जब काटेंगे एक हमको एक कटर चाहिए, सिंगल बड कटर चाहिए मशीन। सिंगल बड कटर मशीन से हम एक काटेंगे और पॉड है उसके हर की उपचारित बड को रखकर ऊपर से मिश्रण को भर देते हैं, फिर हजारे के द्वारा सिंचाई कर देते हैं। बुआई के बाद ट्रे को जमाव के लिए पॉली हाउस। इसके अलावा हमारे जिन किसान भाइयों के पास प्रो ट्रे उपलब्ध नहीं है वो प्लास्टिक बैग में भी तैयार कर सकते हैं। बुआई करके उसे शेड नेट, पॉली हाउस, छप्पर के नीचे या फिर किसी सघन पेड़ के नीचे रख देते हैं। नर्सरी को आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार करना खुले के स्थान अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। साधारण रूप से क्या करते हैं 1% यूरिया सोल्यूशन से फिर देते हैं 15-20 दिन के बाद, तो बहुत अच्छा हरापन रहा और कोकोपीट बहुत ही अच्छा इसमें रहा ऊपर। तो सॉइल मिक्सचर अच्छा जड़ ऐसे खींचेंगे तो उस पॉट से आराम से एक पौधा निकल आता है रूट सहित और आप आराम से प्लांट कर सकते हैं खेत में। और उसके लिए मशीन भी आया हुआ है, मैकेनाइज है ये जगह के लाभों के बारे में, जिससे बड़ा फायदा ये है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का बीज बहुत कम लगता है। गन्ने के बीज को आसानी से एक किसानों के बीज की बचत हो रही है। इसके अलावा फसलें जब खेत में खड़ी रहती हैं, तो आप गन्ने की बुआई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में गन्ना की बुआई समय से नहीं हो पाती है, लेकिन इस छोटी सी जगह में गन्ने की पौधाई का असर नहीं पड़ता और आप होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। आगे और भी है बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। रही है, लेकिन मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अभी फसल में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप अत्यधिक। ये रोग ही फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए इनकी रोकथाम किसान कैसे करें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर पौधा रोग वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। प्यारे किसान भाइयों, आज हम सरसों में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें लगने वाले सबसे प्रमुख रोग हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट जनित रोग है। अल्टरनेरिया ब्रेसिकुला के भाग में छोटे छोटे भूरे एवं काले रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे आपस में मिलकर फैल जाते हैं। इसका प्रकोप जो है तना पर भी पाया गया है। तने पे भी काले और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह से पत्तियों पे, तनों पे और फलियों पे भी इसका प्रकोप पाया जाता है। और इसके जो रोकथाम के लिए तो है, सबसे जो बीज का चुनाव है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है, उसके बाद ही लगाना है। तो बीज उपचार करके ही लगाएं जिसके तो उस समय जो है मैनकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव उसका 15 दिन के अंतराल पे करने से इसका रोग था। सरसों का ये मटमैले चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है। इसके कारण पत्तियां गिरने लगती हैं। अधिक है छाछाया रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो व्हाइट रस्ट है, सफेद रतुआ जिसको अल्बिगो कैंडिडा फफूंदा में जो रोग है
ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे बनते, धब्बे जो है फफू, और ये आकार ले। इसका जब पुष्पकर्म बनते हैं तो पुष्पकर्म पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फल से भी काफ़ी नुकसान। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो उसके लिए मेटाइलेक्जिल और प्लस मैनकोजेब एमजिड प्रति लीटर वाला यह रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भूमि और बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे रूप में तने पर हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर के संक्रमित भाग गोल कवकों के बीजों की बोनी करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई देने पर और दूसरा छिड़काव पहले के 15 से बढ़ करें। भी जो है छोटे छोटे सफेद रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और ये धीरे धीरे कालांतर में बड़े धब्बे बन जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो जैसे ही रोग के लक्षण भी आप जो है लीटर की चुनाव करना है। इसके अलावा आपको बीज उपचार करके ही लगाना है और कालांतर में जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े तदनुसार आपको उसको दवा का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से आप निगरानी रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इस रोग से बचा जा सकता है, रोग के कमी को कम किया जा सकता है। फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जिगरी टोला, जिला गोपालगंज के कृषक पुष्पेंद्र कुमार ने। ये घुलनशील उर्वरकों के उपयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बहुत सारे किसान बंधु कि बहुत सारे प्रकार हैं जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो जो है ना लिक्विड रूप में आ रहा है, तो उनका आप जो है ना उपयोग करके आप जो है ना अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल को पोषक तत्वों का उपयोग कर सकती है, फायदा भी ज्यादा मिलेगा। किसान हैं, किसी भी जो है क्षेत्र के किसान हैं, ड्रिप के माध्यम से भी जो है ना किसान उनका जो है ना उपयोग कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना लागत जो है कम होगी, कम जो है उर्वरक ज्यादा एरिया में आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग कर जिन किसी उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। अभी जिस मान लीजिए कि तेलीय फसल है किसान बंधुओं, तो तेलीय फसलों में सल्फर का बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यदि के समय में जो है जिस समय पानी छिड़काव की बात कर रहा हूं, आप उसको क्या कीजिए कि आप जो है ना पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई पर भी आप के माध्यम से हमें आप जो है सल्फर 80% जो घुलनशील आता है उसका उपयोग करके अपनी तेल वाली फसलों में सल्फर का आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। फसलों में उर्वरकों का उपयोग कर बहुत उर्वरकों को कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से इन जो है आप ध्यान रखो। तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 5015। आप हमें ईमेल भी मिल एड्रेस। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों